हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। जो हमारी इम्यूनोलॉजी की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने एडजुवेंट का एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन का वीडियो डाला, उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज़, जिसका मैं वीडियो पहले ही डाल चुकी हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाके पहले इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो देखें, तब इस वीडियो पर आएँ। ये वीडियो है थ्योरीज ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी। लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, उसकी शुरुआत, इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आएगा कहाँ से, जब आप इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो देखेंगे वहाँ से। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इंट्रोडक्शन, थ्योरीज ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन है ना। इंस्ट्रक्टिव दो थ्योरीज होती हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी और सिलेक्टिव थ्योरी। फिर जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, शेप ऑफ द प्रोटीन एंड पॉइंट्स टू रिमेंबर इसमें है। देखिए, एंटीबॉडी क्या होती हैं, आप सब ने अगर इम्यूनोग्लोबुलिन का वीडियो देखा होगा, ये अगर आजकल थोड़ा भी आप संपर्क में रह रहे हैं टीवी के, मीडिया के, तो ये एंटीबॉडी, एंटीजन, आजकल ये बहुत कॉमन शब्द हो गए हैं। बिल्कुल ये रोज़ के शब्द हो गए। RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंटीजन, एंटीबॉडी, इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी जनरली सब ने सुना होगा, है ना। एंटीबॉडी क्या होती है, हमारी बॉडी में जब कोई एंटीजन एंटर करता है तो उसके रिस्पांस में, उसकी प्रतिक्रिया में हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स बनाती है जो कि उस एंटीजन से फाइट कर सके और उन्हें बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर सके। तो ये जो प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाती है, ये प्रोटीन्स कहलाते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के बी सेल्स द्वारा होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी से बी सेल्स एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। यदि आप मेरे बी सेल का डेवलपमेंट का वीडियो देखेंगे, या हर वीडियो में लगभग ये बात मैंने बताई है कि बी सेल के बी प्लाज्मा सेल्स जो होते हैं वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये आप लोग रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन का वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से एंटीजन जब एंटर करता है तो उसकी एंगल्फिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन होती है, वो APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे एक्सप्रेस होता है। कैसे टी हेल्पर सेल कॉम्प्लेक्स बना के एंटीजन और MSC से एक्टिवेट होता है। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट होने के बाद इंटरल्यूकिन सिक्रीट करता है और वो बी सेल को एक्टिवेट करता है, और बी सेल एक्टिवेट होकर डिफ्रेंशिएट हो जाता है बी प्लाज्मा सेल और बी मेमोरी सेल में। और जो बी प्लाज्मा सेल होते हैं वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ एक बात और क्लियर कर लीजिए कि एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन दो शब्द आपने सुने होंगे, तो स्ट्रक्चरली एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन एक ही बात है, लेकिन फंक्शनली जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो कि बी सेल पर उपस्थित होकर रिसेप्टर की तरह काम करता है। और अगर वो इम्यूनोग्लोबुलिन ये क्षमता डेवलप कर ले कि वो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के एंटीजन को एलिमिनेट करने की ताकत रखे, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन न कहला के क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। ठीक, जैसा अंतर एंटीजन और इम्यूनोजिन में है, मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि एंटीजन जो होता है वो एक फॉरेन पार्टिकल होता है जो एंटीबॉडी से कंबाइन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो एंटीजन जो बॉडी में एंटीबॉडी बनवा सकता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इम्यूनोजिन। तो ये बात आप क्लियर रखिए कि जैसा अंतर एंटीजन और इम्यूनोजिन में है, वैसा ही हल्का सा डिफरेंस इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी में है। इम्यूनोग्लोबुलिन और एंटीबॉडी स्ट्रक्चरली एक ही बात है, लेकिन अगर हम फंक्शनल एस्पेक्ट में इनको देखें तो फंक्शनली इनमें अंतर ये है कि जो एंटीबॉडी की जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो केवल बी सेल के रिसेप्टर के तौर पर काम करता है, और जो एंटीबॉडी होती है वो ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है जो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के एंटीजन के साथ फाइट करके उसे बॉडी से बाहर धक्का देने की ताकत रखता हो। तो ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो फंक्शनल एस्पेक्ट डेवलप कर ले, वो इम्यूनोग्लोबुलिन न रह के क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है। ठीक है, अब एंटीबॉडी की जो डिस्कवरी है और उसका जो
फॉर्मेशन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे एंटीबॉडी फॉर्म होती है। ये तो हम जानते हैं कि एंटीबॉडी प्रोटीन है, प्रोटीन जो है वो अल्टीमेटली उसको एनकोड, ये हम जानते हैं कि डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन का निर्माण होता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के ऊपर अल्टीमेटली पावर करने के लिए होते हैं जीन्स, यानी कि एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है अल्टीमेटली वो किसके कंट्रोल में होता है, वो जीन्स के कंट्रोल में होता है। ठीक है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जीन्स के कंट्रोल में होता है। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए शुरू से काफ़ी थ्योरीज दी गई, लेकिन धीरे धीरे इसके ऊपर काम होता रहा और ये पता लगाने की कोशिश की जाती रही कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ से गवर्न होता है। ये बात तो क्लियर थी कि कहीं ना कहीं जीन्स का रोल होता है, मगर एग्जैक्ट जो प्रोसेस है एंटीबॉडी फॉर्मेशन की वो क्लियर नहीं थी। उस पर काफ़ी साल तक काम चला और धीरे धीरे काफ़ी फैक्ट साथ में आए। अब देखिए, एक वर्ड मैंने आपको कल जो वीडियो एंटीजन का डाला था उसमें भी बताया था कि एंटीजन की वो साइट जहां अगर एंटीबॉडी उससे बाइंड करती है उस साइट को कहते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट या फिर एपिटोप। ठीक है, और एंटीबॉडी का वो हिस्सा जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट से बाइंड होता है उसको कहते हैं एफएबी पोर्शन, और जो बाइंड नहीं होता उसे कहते हैं एफसी पोर्शन। ठीक है, ये दो रीजन्स मैं आपको समझा चुकी थी। अब कई थ्योरीज हैं एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, जिनमें से दो मेन हैं जो एक्सेप्टेड की गई। पहले एक जो एक्सेप्ट की गई, एक पहले एक्सेप्ट की गई, फिर उसके बाद दूसरी एक्सेप्ट की गई। तो अब जो थ्योरी एक है एंटीबॉडी फॉर्मेशन की, वो ये कहती है कि एंटीबॉडी की जो वेरिएबिलिटी होती है, मतलब कि कई प्रकार की एंटीबॉडी बन सकती। मैंने आपको उस दिन कहा था कि इस ब्रह्मांड में जितने एंटीजन हैं आपकी बॉडी में क्षमता है सबके खिलाफ अलग अलग तरह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने की। कभी भी इम्यूनिटी में ऐसा नहीं होता कि अगर आज टाइफाइड हुआ, टाइफाइड के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी, और कल मान लीजिए आपको जॉन्डिस हो गया तो जॉन्डिस के खिलाफ वो टाइफाइड के खिलाफ बनी एंटीबॉडी जॉन्डिस के एंटीजन के खिलाफ फाइट नहीं करेगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक हाईली स्पेसिफिक सिस्टम है। इसलिए ए एंटीजन के खिलाफ बनी ए एंटीबॉडी केवल ए एंटीजन से ही फाइट करेगी, बी एंटीजन से फाइट नहीं करेगी। तो इसलिए ये बात क्लियर है कि एंटीबॉडी अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग बनती है, इसीलिए एंटीबॉडी के जनरेशन में कई प्रकार से वेरिएबिलिटी जनरेट हो सकती है। तो जो पहली थ्योरी दी गई एंटीबॉडी फॉर्मेशन की वो थी इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, जो ये कहती थी कि एंटीजन जो है वो एक टेम्पलेट की तरह काम करता है ना। एंटीजन एक टेम्पलेट की तरह काम करता है और ये टेम्पलेट जो है ये डायरेक्शन देती है कि किस तरह की एंटीबॉडी इसके खिलाफ जनरेट हो, है ना। मैंने आपको बताया कि एंटीजन पे साइट्स होती हैं, ये थोड़ा डायग्राम नीचे खसक गया है, बट एक्चुअली इसका मतलब ये कि एंटीजन पे साइट्स होती हैं जिनको एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहते हैं, जहाँ के एंटीबॉडी उससे बाइंड करती है ना। तो ये जो साइट्स होती हैं, कहने का मतलब ये है कि ये जो एंटीजन खुद है ये ही एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को इंस्ट्रक्ट करता है, ये ही डायरेक्शन देता है कि किस तरह की एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट फॉर्म हो, एंटीजन के अगेंस्ट। और ये जो थ्योरी है इसीलिए ये इंस्ट्रक्टिव थ्योरी कहलाती है, मतलब एंटीजन पे उपस्थित साइट्स ही डायरेक्ट करेंगी कि उनके खिलाफ किस तरह की एंटीबॉडी का निर्माण हो, क्योंकि यहाँ स्वयं एंटीजन अपने विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को डायरेक्ट कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, इसलिए इस प्रकार की थ्योरी जो है वो इंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, देन सेकंड है यहाँ पर सिलेक्टिव थ्योरी। ठीक है, सिलेक्टिव थ्योरी में क्या होता है कि अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ थ्योरी है जो कि ये कहती है कि एंटीबॉडी सिंथेसाइज करने की या एंटीबॉडी बनाने की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब जीन पे स्टोर्ड होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जीन में स्टोर्ड होती है, और जीन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वो पर्टिकुलर जीन जब कोई एंटीजन से कांटेक्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर जीन सिलेक्ट होता है, वो जीन
जीन एक्टिवेट होता है एंड कॉन्सिक्यूटिवली डीएनए रेप्लिकेशन, एमआरएनए फॉर्मेशन होता है एंड प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी ये थ्योरी ये कहती है कि एंटीजन डायरेक्ट नहीं करता एंटीबॉडी के फॉर्मेशन को, बल्कि एंटीजन से कांटेक्ट होने पर बॉडी जो है वो जीन सिलेक्ट करती है और पर्टिकुलर जीन एक्टिवेट होता है जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहलाता है। इसीलिए जीन के सिलेक्शन पर आधारित ये थ्योरी सिलेक्टिव थ्योरी कहलाती है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन हो रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एंटीजन के कांटेक्ट में आने के बाद बॉडी स्वयं जीन सिलेक्ट करती है जो कि एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और इसीलिए ये थ्योरी सिलेक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहलाती है। ठीक है, फिर इसमें ये बताया कि किस तरह से प्रोटीन जो होता है उसमें जो कोडिंग रीजन्स एमआरएनए में होते हैं, जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं वो एक्सॉन कहलाते हैं, जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते वो इंट्रॉन कहलाते हैं। पर अल्टीमेटली ये जो पूरा प्रोसेस है ये जीन से गवर्न होता है, और जीन एंटीजन से जैसे ही बॉडी का एक्सपोजर होता है वैसे ही उससे रिलेटेड एक जीन सिलेक्ट हो जाता है और वो सिलेक्ट होकर पर्टिकुलर एंटीबॉडी का निर्माण करवाता है। तो क्यों जीन के सिलेक्शन के कारण ये थ्योरी जो है ये सिलेक्टिव थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहलाती है। देन जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, किस तरह से एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी जनरेट होती है ये पॉइंट वो बताता है। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि आपने इम्यूनोग्लोबुलिन का जो वीडियो है वो ध्यान से देखा होगा तो पोर्टर द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर दिया गया था। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि उसमें 2 चेन्स होती हैं, हैवी चेन और लाइट चेन, और 2 रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। जो कांस्टेंट रीजन होता है वो 5 प्रकार का होता है। एक में अल्फा पोर्शन जुड़ा होता है, एक में बीटा, एक में डेल्टा, एक में म्यू और एक में एप्सिलॉन, है ना। और वेरिएबल रीजन में भी वेरिंग अमाउंट के अमीनो एसिड होते हैं, और कांस्टेंट रीजन में अमीनो एसिड का जो काउंट होता है वो कांस्टेंट होता है। डिटेल में समझने के लिए आप प्लीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो को पहले देखें और उसके बाद इसे देखने आएँ तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो उस वीडियो में मैंने समझाया है आपको कि किस तरह से जब इम्यूनोग्लोबुलिन का या एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो जो वेरिएबल रीजन दी सेम वेरिएबल रीजन डिफरेंट कांस्टेंट रीजन से कंबाइन करे, यानी कि वेरिएबल रीजन V1 सेम है लेकिन एक बार वो कांस्टेंट रीजन विद अल्फा एप्सिलॉन वाले से कंबाइन कर रहा है तो IgE एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है ना। फिर अगर कांस्टेंट रीजन अल्फा को कोड करने वाला जुड़ रहा है तो IgA का निर्माण हो रहा है, और इसी प्रकार से जो 5 क्लासेस हैं इम्यूनोग्लोबुलिन की वो जनरेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि सेम वेरिएबल रीजन अलग अलग कांस्टेंट रीजन से कंबाइन कर रहा है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स ये उसकी क्लासेस IgA, IgE, IgD, IgG और IgM इनका सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो आइसोटाइप का कंसेप्ट प्लीज़ आप इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो से देखिए। ये मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जब सेम वेरिएबल रीजन अलग अलग कांस्टेंट रीजन से कंबाइंड करता है तो जो मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं उन्हें आइसोटाइप्स कहते हैं, और इन आइसोटाइप्स की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी यानी एंटीजन को पहचान कर उससे बाइंड करने की क्षमता सेम होती है। ठीक है, आइसोटाइप्स की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी सेम होती है। ठीक है, और उसी वीडियो में मैंने ये भी समझाया है कि वेरिएबल रीजन को अलग जीन कोड करता है और कांस्टेंट रीजन को अलग जीन कोड करता है। यानी एक ही चेन है, हैवी चेन, उसका वेरिएबल रीजन अलग जीन से कोड होगा, उसका कांस्टेंट रीजन अलग जीन से कोड होगा। यानी कि एक ही पॉलीपेप्टाइड को 2 जीन एनकोड करते हैं। ये ड्रायर और बेनेट ने ये बात डिस्कवर की थी। उनका पूरा 2 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड कंसेप्ट मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन के वीडियो में अच्छे से समझाया है, और टोनी गोवा हुशुमे ने इस कंसेप्ट को प्रूव किया था जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये आप उस वीडियो को देखिए तो ये आपको आइसोटाइप समझ में आएगा कि आइसोटाइप कब जनरेट होते हैं, जब सेम ही वेरिएबल रीजन अलग अलग कांस्टेंट रीजन से कंबाइन करता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लासेस या आइसोटाइप जनरेट होते हैं। जो IgG, IgM, IgD, IgE और IgA हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन के आइसोटाइप्स हैं, और उन सभी की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी
स्पेसिफिसिटी यानी कि एंटीजन से कंबाइन करने की और उससे रिएक्ट करने की क्षमता सेम होती है। इनको आइसोटाइप्स कहते हैं। अब ये भी सिचुएशन आ सकती है कभी कि वेरिएबल रीजन सेम ना हो, बल्कि सेम कांस्टेंट रीजन अगर अलग अलग वेरिएबल रीजन के साथ कंबाइन करे, क्योंकि वेरिएबल रीजन की डेफिनेशन ही आप उस वीडियो में देखिएगा, ये होती है कि वो रीजन जिसमें अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो वेरी करता हो, अलग अलग सीक्वेंसेस से अमीनो एसिड कंबाइन कर सकते हो, उस रीजन को वेरिएबल रीजन कहते हैं, है ना। तो सेम जो कांस्टेंट रीजन है वो अगर अलग अलग वेरिएबल रीजन के साथ कंबाइन करेगा तो जिन मॉलिक्यूल्स का जन्म होगा उनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी अलग होगी, यानी कि वो नॉन आइसोटाइप्स होंगे। ये नॉन आइसोटाइप इम्यूनोलॉजी में कोई वर्ड नहीं होता है, सिर्फ मैंने समझाने के लिए यूज़ किया है कि जैसे आइसोटाइप होते हैं जिनमें सेम वेरिएबल रीजन अलग अलग कांस्टेंट रीजन के साथ कंबाइन करता है, उसी तरह से अगर इसका ठीक उल्टा हो जाए कि सेम कांस्टेंट रीजन अलग अलग वेरिएबल रीजन के साथ कंबाइन करने लगे तो भी बहुत डाइवर्स अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण होगा। किंतु जैसे पहली अवस्था में आइसोटाइप बन रहे थे, इस अवस्था में जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो नॉन आइसोटाइप होंगे, यानी कि उनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी भिन्न होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये भी जो मॉलिक्यूल हैं ये एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी का ही एक एग्जाम्पल होंगे। मतलब कितनी डाइवर्स एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम बना सकता है, ये इस चीज़ से समझ में आता है ना। देन जो भी एंटीबॉडी बनाने के जीन हैं वो जीन फैमिली में स्टोर्ड होते हैं। एक ही जीन फैमिली जो होती है वो पूरे एंटीबॉडी बनाने वाले जीन्स को गवर्न करती है। तो ये जो है ये जेनेटिक लेवल पे गवर्न होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है। तो ये अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा तो अल्टीमेटली इट विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स, ठीक है। तो एक ही जीन फैमिली के जीन्स इसके प्रोडक्शन को गवर्न करेंगे। और फाइनली शेप ऑफ प्रोटीन भी जो होता है, किसी भी एंटीबॉडी या किसी भी प्रोटीन का शेप जीन से भी गवर्न होता है, इस बात से भी गवर्न होता है कि उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है। अगर किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो जाए तो वो एक नया प्रोटीन बन जाता है, ठीक है ना। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन का शेप डिसाइड करने में। और अगर अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज हो तो भी वो एक नई एंटीबॉडी को जन्म दे देगा, है ना। मतलब एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी हम समझ सकते हैं कि दो लेवल पे जनरेट हो सकती है। एक तो उसको एनकोड करने वाले जीन्स यदि चेंज हों, यदि जब एंटीबॉडी बन रही है तो एक बार अगर सेम कांस्टेंट रीजन अलग अलग वेरिएबल रीजन के साथ कंबाइंड हो तो नॉन आइसोटाइप्स होंगे जिनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी अलग अलग होगी। और अगर सेम वेरिएबल रीजन अलग अलग कांस्टेंट रीजन के साथ कंबाइंड हो तो आइसोटाइप्स का जनरेशन होगा जिनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या होगी, वो सेम होगी, है ना। तो इस तरह से एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो सकती है। या फिर यदि प्रोटीन का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण होते समय अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस बदल जाए, उनका सीक्वेंस चेंज हो जाए, तो भी जो प्रोटीन है, जो एंटीबॉडी है, वो बिल्कुल अलग तरह की एंटीबॉडी बनेगी। तो इस तरह से भी एंटीबॉडी डाइवर्सिटी जनरेट हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरी, इंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सिलेक्टिव थ्योरी, थ्योरीज ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन है। और एंटीबॉडी डाइवर्सिटी का अर्थ है कि किस किस तरह से एंटीबॉडी के जनरेशन में विभिन्नता आ सकती है, ठीक है। ये भी छोटा ही टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।